गांधी समेत विपक्ष के लगभग सारे नेता वोट चोरी का नारा लगा ही रहे हैं कि आज बीजेपी ने राहुल गांधी के रायबरेली और प्रियंका गांधी के वायनाड में फर्जी वोटरों का दावा किया। साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बैनर्जी और एमके स्टालिन के खिलाफ भी फर्जी वोटरों के जरिए जीतने का आरोप मढ़ दिया। आज बीजेपी ने बिल्कुल राहुल गांधी का तरीका अपनाया, वोटर लिस्ट दिखाए, फर्जी वोटर होने के दावे किए। इस बीच वार पलटवार सोनिया गांधी तक पहुंच गया, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 1980 की वो वोटर लिस्ट खोज लेने का दावा किया है जिसमें सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ अमित मालवीय का दावा है। कांग्रेस के नेता आरोपों को साफ नकार रहे हैं। वोट चोरी पर यह वार पलटवार बिहार के वोटर रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत था कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान बताता है, नागरिकता नहीं। यह हर किसी के आधार कार्ड पर लिखा होता है। आप भी अपना आधार कार्ड निकालकर पढ़ लीजिए। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी के आरोपों की सियासत में तथ्य कम और शोर ज्यादा है? क्या बीजेपी ने राहुल के तीर राहुल पर ही आजमा दिए हैं? वोट चोर या फिर सियासी शोर? हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो। वोट चोरी के आरोपों पर सियासत की लड़ाई का नया चैप्टर शुरू हो गया है। बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। इस लड़ाई में बीजेपी नेता अमित मालवीय कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की 1980 की कथित वोटर लिस्ट खोज लाए हैं। अमित मालवीय द्वारा एक्स पोस्ट में डाले गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में था, जबकि वो तब तक इटालियन नागरिक थी। एक्स पोस्ट में अमित मालवीय ने दावा किया कि 1982 में सोनिया का नाम वोटर लिस्ट से हटा जरूर, लेकिन 1983 में सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिलने से पहले उस साल वोटर लिस्ट रिवीजन में सोनिया गांधी का नाम दोबारा डाला गया। मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है, सोनिया जी तो कोई दरखास्त नहीं दिया था इलेक्शन कमीशन को कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन उस समय का जो भी रहा हो, उसने अपने आप इनिशिएटिव लेके ये काम किया होगा। तो इसमें सोनिया गांधी का क्या दोष है? दोष उसका है जिसने उनको बनाया, जिसने उनको ये अधिकार दिया, उसका दोष है। तो चुनाव आयोग ने अगर उस समय गलती की तो उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष को पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी के वोटर बनने के इस सनसनीखेज दावे के साथ बीजेपी ने वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर उन्हीं के आजमाए तीरों से प्रहार किया। बीजेपी ने वायनाड की सीट पर 93,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटरों का आंकड़ा रखा। इसी तरह रायबरेली के हरचंदपुर असेंबली सेगमेंट में बूथ नंबर 292 के हाउस नंबर 7 में कई धर्म के वोटर होने की लिस्ट सामने रखी। बीजेपी ने बंगाल के डायमंड हार्बर विधानसभा में खुर्शीद आलम नाम के वोटर के पिता का नाम बार बार बदलने का दावा किया। बीजेपी चुन चुनकर उन सीटों की वोटर लिस्ट का कथित गड़बड़झाला लेकर सामने आई थी जिन पर विपक्ष के नेताओं की जीत हुई। ये रायबरेली में हुए हैं। 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए राहुल जी? डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। जाइए कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। चोर मचाए शोर। तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? विपक्ष के वोट चोरी के स्लोगन पर बीजेपी का काउंटर है, घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी। अभी पिछले हफ्ते बिहार की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए वोटरों के नाम पर राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार किया था। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है।
इस बीच 2 वोटर आईडी कार्ड पर ईसी की नोटिस का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने कुछ बीजेपी नेताओं और बीजेपी के करीबियों के पास 2 वोटर कार्ड होने या उनके संदिग्ध वोटर बनने के नए आरोप तो लगाए ही एक बार फिर चुनाव बॉयकॉट का विकल्प खुला होने का संकेत दिया। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। वोट चोरी के पक्ष विपक्ष के इस संग्राम में बिहार की मिंता देवी जैसे लोग भी हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट में 124 साल की दिखा दिया गया तो विपक्ष के कैंपेन का हिस्सा बन गईं। मिंता खुद पर हुई राजनीति पर आग बबूला हैं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। शुद्ध वोटर लिस्ट भारत के एक एक वोटर का अधिकार है, लेकिन जब अभी बिहार के वोटर रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है, फिर भी इस पर राजनीति का अखाड़ा खुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राहुल गांधी ने पुणे के कोर्ट में अपनी जान को यह खतरा बताया। शहजाद जी, हम एसआईआर पर आएंगे और उन्होंने एसआईआर से इसको जोड़ भी दिया है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का सच मैं उजागर कर रहा हूं, इसलिए मेरी जान को खतरा है। ऐसा है अंजना जी, अभी अभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ता गोडसे परिवार से रिश्ता रखते हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। तो इसी लॉजिक को, राहुल लॉजिक को उन पर अपना दो। इस देश में इमरजेंसी किसने लगाया जिसमें लाखों लोग जेल में गए, स्टेरिलाइजेशन हुआ और लोगों को मारा गया? इंदिरा जी। और उनके वंशज कौन? राहुल गांधी। इस देश में नरसंहार कब हुआ? 1984 का, जब राजीव गांधी थे। उन्होंने तो जस्टिफाई भी किया, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। इस देश में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना जैसे हजारों दंगे जहां पर हजारों मुसलमान काटे गए, कब हुआ? सब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की देखरेख में हुआ। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इतिहास तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गोडसे ने तो शरीर को मारा, पर गांधी जी के विचारों को सरेआम आज भी कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने माना। वही राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जो है गौ रक्षा के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भाई राम मंदिर नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के परिवारवाद के खिलाफ स्टैंड को विरोध करते हैं, और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस दुकान बंद कर दो, उसके खिलाफ जाते हैं। तो भाई अगर गोडसे के वंशज से डर है, तो इंदिरा जो घोषित हिटलर है, घोषित हिटलर के वंशज से कितना डर होगा? आप सोचिए। अब मैं आना चाहता हूं आज के विषय पर, यदि आपकी अनुमति हो तो। मैं एक रिएक्शन आलोक शर्मा जी से इस पर ले लूं, उसके बाद से एसआईआर पर ही लौटना है। एसआईआर की वजह से पहले भी क्या ऐसा राहुल जी ने कभी कहा था कि खतरा है उन्हें, क्योंकि जो आरोप सावरकर को लेकर लग रहा है, क्योंकि अब वो इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय राहुल गांधी जी ने उठाया है, और ये विषय पूरी तरह से इस सरकार की चूलें हिला चुका है। सरकार घबराई हुई है, देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं पता नहीं है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से शर्मसार हुआ है, 300 सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक मार्च करके गए हैं, तो ये पूरी सरकार घबराई हुई है। और सरकार मतलब आरएसएस, सरकार की विचारधारा जो है वही गोडसे की विचारधारा से तमाम प्रेरित लोग इस सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को, जो जांच एजेंसीज हैं, जो भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये दाएं बाएं साएं इधर बात, गौरक्षा फैलाना डिकड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सीरियस विषय है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सिक्योरिटी एजेंसीज को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मोदी जी की तरह कि 9 बार उन्होंने आज तक कहा कि उनकी जान को खतरा है, या ईमेल आ गया और तमाम चीजें, और कभी एफआईआर नहीं हुई कि किसके खिलाफ है, कहां से जान का खतरा है। मैं समझता हूं अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पूरी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है, सांसद है, भारतीय नागरिक है। अंजना जी, ठीक है, अब एक तो इस पर भी जवाब दीजिए और वापस अब एसआईआर पर भी आ जाते हैं। इस पर भी आप प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा जो आलोक जी ने कहा है। लेकिन अब असल मुद्दे पर आते हैं। राहुल जी के ही तीर उठाकर आप लोग अब कांग्रेस पार्टी पर वार कर रहे हैं। वायनाड से लेकर तमाम जगहों की लिस्ट जो आपने दिखाई है, वो भी हम डेटा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
लेकिन ये तमाम, अगर आप कहते हैं बीजेपी का आरोप है कि वायनाड में सिर्फ 93,000, ये 5वें नंबर का ग्राफिक्स दिखा दीजिए, 93,499 फर्जी वोटर है। एक से ज्यादा जगहों के जो वोटर है वो 20,438 है। फर्जी पता वाले वोटर हैं 17,450। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर 4,246 और नए वोटर 51,365। ऐसे ही रायबरेली का जो डेटा है वो भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। रायबरेली में भी इसी तरह का आरोप है। संदिग्ध वोटर 2,89,000 यहां बताए जा रहे हैं, यहां से राहुल गांधी जीते हैं। 19,000 ये बीजेपी का आरोप है, आपको बता दें। एक से ज्यादा जगहों के वोटर 19,512 लोग हैं। फर्जी पता 71,977 का है। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर 15,853 है और नए वोटर 92,743 है। ऐसे ही कन्नौज में बीजेपी का आरोप है, वहां पर तो लगभग 3 लाख का आरोप है, 2,91,798। अरे ये सारे आरोप आप लगा रहे हैं तो अब तो आपको भी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसा बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? सबसे पहले तो अंजना जी, मुझे तो हैरत होती है कि मेरे शहर पुणे में राहुल जी को डर लग रहा है भारतीयों के बीच में, पुणेकरों के बीच में, पर यही राहुल गांधी जी जब विदेश जाते थे तो एसपीजी सुरक्षा जब उनके पास थी कई बार छोड़कर जाते थे, तो विदेशियों के बीच में उनको कंफर्टेबल महसूस होता है। और वीर सावरकर और मराठा और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में उनको थोड़ा सा सुरक्षा का खतरा लगता है। ये उनकी मानसिकता और उनके चरित्र को भी दर्शाता है। अब मैं इस विषय से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अंजना जी, आज सरकार जो है उसकी चूल्हे हिर गई है, ये कहा आलोक जी ने। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन 2 दिन से मैं लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट को जब कहा गया मास एक्सक्लूजन हो चुका है तो उन्होंने कहा कि ये तो करना होता है, इलेक्शन रोल स्टैटिक नहीं हो सकता, रिवीजन करना अनिवार्य है। जब कहा गया कि देखिए ये तो वोटर फ्रेंडली नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वोटर फ्रेंडली है, एक्सक्लूजनरी नहीं है। पहले 3 डॉक्यूमेंट थे, आज 11 डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर आधार का जब आधार लिया गया तो उन्होंने कहा आधार पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही कह रही है कि आधार को जो है वो प्रूफ के तरह या कंक्लूसिव एविडेंस की तरह नहीं माना जा सकता। और ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार में किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपका ट्रूथ है या ये एक एप्रीहेंशन, और ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट मत कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एटम बॉम्ब की हवा निकाल दी, और वैसे तो एटम बॉम्ब की हवा आज तक का चैनल भी मैं देख रहा था, वो आदित्य श्रीवास्तव का क्या हुआ भाई, वो शकुन रानी का क्या हुआ, ईसीआई की वेबसाइट डाउन थी, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल जी ने कहा डिजिटल रोल भी नहीं मिलता, और मिंटा देवी का तो आपने बाइट ही दिखा दिया है। तो जब राहुल गांधी जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरोपित लैंड चोर है, खानदानी चोर है, उनके साथी चारा चोर है, कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी ये कंटेंट चोर भी बन चुके हैं के मेनन की मूवी से, तो ऐसे लोग जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के भी चूल्हे जो है वो हिले हुए हैं क्या? दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि अभी जो राहुल गांधी के सबसे पहले, अंजना जी याद कीजिए, ईवीएम पर हर रोज आलोक जी आरोप लगाते थे चुनाव की जब भी डिबेट होती थी। आज पिछले 2 हफ्ते से ईवीएम का नाम सुना है क्या आपने? अब अंजना जी बताइए, ईवीएम वाले आरोप सही थे या गलत थे इसलिए छोड़ दिया? और अगर गलत थे तो 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा था ईवीएम पर भरोसा कीजिए तब भरोसा नहीं किया, और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो वोटर रोल का गड़बड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कौन सा स्टैंड है? दूसरा लॉजिकल पॉइंट सोचिए अंजना जी कि जब 2024 के चुनाव हुए और 24 जून को मैं आपके साथ था डिबेट में, जब वोटिंग की काउंटिंग हुई और नतीजे आए, तब सुप्रिया श्रीनेत ऐसे हाथ हिला हिला के सेलिब्रेट कर रही थी। भाई अगर 2024 में सारी चीजें धांधली से हुई थी और आपके हिसाब से ये डिफीट था क्योंकि उसमें इतनी बड़ी फिक्सिंग हुई थी, तो भाई सेलिब्रेट किस बात का कर रहे थे? अब आते हैं जिस विषय को आपने बोला अंजना जी, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने कहा कि अगर राहुल गांधी का ये आरोप है, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की स्टडी करके कि देखिए ये फेक वोटर है, ये इस प्रकार से वोटर है, 10 सेकंड और, अगर उनके पैमाने के हिसाब से वो सारी चीजें चुनाव हरवाने के लिए उनको करवाई गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो रायबरेली में, तो डायमंड हार्बर में, तो वायनाड में। खबर आ रही है जगन मोहन रेड्डी के आरोपों पर नारा लोकेश का जवाब आया है। आंध्र प्रदेश की जनता के साथ हमारा हॉटलाइन है, ये लोकेश कह रहे हैं। भ्रष्टाचार, नोट चोरी के चलते जनता ने आपको हटाया, ये कहा है लोकेश ने। जगन ने लगाया था चंद्रबाबू नायडू पर आरोप। जगन मोहन रेड्डी ने यह आरोप लगाया था चंद्रबाबू नायडू पर। वोट चोरी मसले पर राहुल गांधी से बात करने का आरोप। जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि जगन के आरोपों पर उन्होंने सीधा, चूंकि यह मामला वोट चोरी के ही आरोपों से जुड़ा हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि चंद्रबाबू नायडू
वोट चोरी के मामले में बात कर रहे थे और अब उस पर लोकेश का ये कहना है कि नोट चोरी की वजह से आपको हटाया गया है। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आलोक जी से बात करूंगी। ये जो सोनिया गांधी जी के पर आरोप अमित मालवीय आपके सोशल मीडिया हेड ने लगाया है एक पोस्ट के जरिए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर स्टैंड करती है? जो वो आरोप लगा रहे हैं गंभीर है कि 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी से विवाह होता है, 1980 में नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम आता है, ये आपका आरोप है। फिर 1982 में विवाद के बाद वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है, 2 साल बाद फिर 1 जनवरी 1983 में नागरिक बनने से पहले दोबारा वो वोटर बन जाती हैं। 30 अप्रैल को 1983 को अंततः वो भारत की नागरिक बनती है, लेकिन उससे पहले क्योंकि रिवीजन ये जनवरी के महीने में होता था तो 1 जनवरी में ही उन्हें 83 में वोटर बना दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बीजेपी कह रही है। The elections of 87 were a huge mistake and they were rigged. Undoubtedly, and undoubtedly, this was certainly one of the mistakes that sparked off. कांग्रेस का चुनाव चोरी करने का इतिहास बहुत लंबा है अंजना जी। जो आदरणीय अमित मालवीय जी ने डाला है वो अमित मालवीय जी ने खुद से इजाद नहीं किया है। ये 1980 के इलेक्टोरल रोल में सोनिया गांधी का नाम है, तारिक अनवर ने इस बात को माना है, 1982 को डिलीट किया गया है। 1983 अप्रैल में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सोनिया गांधी जी पहली बार भारत की नागरिक बनी, जबकि शादी 1968 में हुई। इतने वर्ष क्यों लग गए वो एक अलग विषय है। 1975 में इंदिरा कन्विक्ट हुई थी इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में धांधली की थी शशि थरूर और चिदम्बरम ने माना है। 1991 में, अब एक और प्रूफ ला रहा हूं, ये प्रूफ अभी तक किसी ने नहीं लाया है। ये तस्वीर जरा जूम कीजिए अंजना जी, थोड़ा क्लोजली देखिए इस तस्वीर को। ये 1991 में सोनिया जी अपना वोट कास्ट कर रही है नई दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी में राजेश खन्ना के लिए। अंजना जी कुछ अटपटा लगा इस तस्वीर को देखकर? आप वोट करने गई तो अकेले गई थी, 3 लोग साथ में थे। अब देखिए कि वोटिंग कैसे हो रही है और ये ऑन रिकॉर्ड, ये कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की है। बाय द वे ये तस्वीर कांग्रेस के हैंडल पे आज भी है। मैं चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर, सोनिया गांधी वोट से 1991 इलेक्शन ये करके ऐसा ट्वीट किया है, ये अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। ये पूरा खानदान चुनाव चोरी करने में एक्सपर्ट है। परमेश्वर जी तो बोले हैं कि हम ईवीएम से पहले बूथ पे लगाते थे ठप्पा, ये उनके होम मिनिस्टर का बयान है। ये खानदानी चोर है। आलोक जी अब आप जवाब दीजिए, पॉइंट वाइज दीजिएगा। मुझे लगता है किसी परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन बताता है। 11 साल से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी 11 साल से। जब पूरी चोरी इलेक्शन कमीशन की पकड़ी गई तब आप जागकर यहाँ पर आए हैं और आज आप फोटो लेकर आ गए, ये लेकर आ गए। इनका एक 3D मॉडल है कि पहले डिनाई कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट करो, फिर डेविएट कर दो। मैं एक एक विषय का इनका जो जो सवाल उठाएं उनका उत्तर देता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का कोई ऑब्जर्वेशन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूजन करना ही होता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का तो खुद 1995 का डिसीजन है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट जो जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस साल पे आप सुमोटो किसी भी वोटर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का 1995 का लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये केस का डिसीजन है अपना। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट क्यों कोई ऑब्जर्वेशन देगा? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चोर की चोरी पकड़ी गई, जब चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह के विषय सामने लाए जाएंगे। आज हालत यह है कि अभी तक 4 दिन तक पता चल रहा था कि साहब वो एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए। अब पता चला कि साहब वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आज तक पर आकर कहकर चले गए कि इस केस में एफिडेविट किसी भी रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज नया एक फंडा लेकर आ गए। आज का विषय यह है कि SIR में क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए लोग नहीं पहुंच गए हैं जिनको मृत डिक्लेयर कर दिया है? अपना विषय ये है। एक सेकंड, आईपैड नीचे कर सकते हैं हम, उसकी तस्वीर और वीडियो सब चला रहे हैं, नीचे कर लीजिए। हाँ, पूरी कीजिए आलोक जी बात। लेकिन आपने अभी अभी कहा कि एक परिवार पर आरोप लगाना देखिए मुझे लगता खराब मानसिकता है। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री, जिस चुनाव से आप दूसरी पार्टी इस देश में बने हैं, उस चुनाव को आप गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एक गलत PM बने। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो आपने भी सवाल पूछा था। अरे भाई, आप इलेक्शन कमीशन के यहां पर पदयात्रा कब कर रहे हैं, मार्च कब कर रहे हैं आप? कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, गलत जाली वोट बनाता है, आप भी करिए।
पहली चीज तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार बीजेपी क्यों आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बैठ जाती है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देता उन सब तमाम सवालों का? इलेक्शन कमीशन इसलिए जवाब नहीं देता कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, उसका पिट्ठू बनकर पूरी तरह से वो चुनाव जितवा रहा था, और ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि वहां पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर, चाहे वो रायबरेली हो चाहे बनारस हो, आप दोनों का मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पूरा डाटा रिलीज कर दीजिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन पर एक और आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने इतना जल्दी डाटा किस तरह से दे दिया। मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों रात को बैठकर तय कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनको दोनों मिलकर जवाब कैसे दें। अरे भाई आप बताइए ना, इतना डाटे को आपने 2 दिन 4 दिन में कैसे एनालाइज किया? और अगर आपके पास ये डाटा था कि रायबरेली में ऐसा हुआ है तो आप लोग सो रहे थे क्या? दिक्कत यह है कि बिहार के अंदर जो अभी एक वेबसाइट के ऊपर अंजना जी सर्च ऑप्शन था वो भी हटा दिया। पीडीएफ फॉर्म की जगह जो पीडीएफ फॉर्म में जो कॉपी डली हुई थी उसकी जगह स्कैन्ड कॉपी डाल दी ताकि आप मिलान कर ही नहीं सके। आपने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, उसमें से 2 या 3% लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई हिस्सा होगा। अब एक गरीब महिला जिसके पास ना 10वीं उसने की है ना पासपोर्ट है, वो कहां से सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी? सुप्रीम कोर्ट में मैटर पूरी तरह से चल रहा है, उसको आए दिन कैसे डेविएट किया जाए, किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इसका केवल और केवल एक काम चल रहा है। हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा ईवीएम पर पहले भी स्टैंड वही था, आज भी वही है कि जिस तरह से ईवीएम में घपला हो सकता है, जिस तरह से इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, महाराष्ट्र का जैसे चोरी पकड़ी गई तो बिहार मॉडल आ गया, चंडीगढ़ चोरी पकड़ी गई थी तो महाराष्ट्र मॉडल आ गया था, और अब 3 दिन पहले आसाम के लिए भी एसआईआर की बात आई है। और देश के गृह मंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है, वो इस एसआईआर को नागरिकता से जोड़ रहे हैं। अरे भाई नागरिकता तय करना तो अमित शाह जी आपके विभाग का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है ये वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर फ्रेंडली शब्द इस्तेमाल किया है। मैं लौट रही हूँ किशोर जी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि चुनाव का बॉयकॉट करना है कि नहीं, ये सोचेंगे देखेंगे। यहाँ तो मिंता देवी ने अपनी टी शर्ट पहनने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। या अनेकों ऐसी गड़बड़ियां इलेक्टोरल रोल में, और चूंकि वहां पर बूथ लेवल जो लोग रहते हैं, बीएलओज रहते हैं, वो सब ये सब कराते हैं, कई जगहों पर गड़बड़ियां निकलती हैं। अब बीजेपी का आरोप है कि इन सीटों पर देख लीजिए आप, जिसमें वायनाड से रायबरेली वो बता रही हैं, तो आप लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के बॉयकॉट तक की सोच रहे हैं, तो मतलब समझ से परे है। नहीं अंजना जी, ये बात तो तय है ना कि अगर जो चुनाव आयोग जिसका काम है अपडेट करना, डिलीट करना, सालों भर राउंड द ईयर उनका काम है, जब राउंड द ईयर काम करते हैं तो इतनी गलतियां निकलती है। आप भी देखे हैं, वो चाहे विजय सिन्हा का केस हो, चाहे नीलम वर्मा का केस हो, ये सारे केसेस जब आ रहे हैं तो 1 साल में जब आप काम कर रहे हैं तब इतनी गलतियां निकल रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि 1 महीना में जो पूरे बिहार में जो कि फ्लड प्रोन समय है, उस समय जिस समय आप करा रहे हैं उस समय ये चुस्त और तंदुरुस्त हो सकता है? ये कैसे हम मान लें कि ये साफ सुथरा हो सकता है? ये कैसे ना हम माने कि 5 महीना तक 12 रजिस्टर पार्टियों के साथ आपने काम किया, जो इलेक्टोरल रोल एसएसआर के बाद आपने पब्लिश किया जनवरी 2025 में, उस पर 12 पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा थी, भाजपा उस समय क्यों नहीं बोला कि ये सब खराब है, बेकार में एक्सरसाइज करा रहे हैं? जब आपने 5 महीने एक्सरसाइज कराने के बाद एकाएक एक सुबह में आप कहते हैं कि अब ये पूरा फर्जी है, अब हम एकदम नए तरीके से करेंगे, कौन ऐसा मानव होगा जो विश्वास कर लेगा कि 1 महीना में जब मात्र चुनाव के 3 महीने बाकी हो आप ये सब काम कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव को खतरा है, और यही कारण है कि हम लोग लगातार जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? भाई वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी वही काम करती है, वो भी चुनाव लड़ती है, उसको कमियां उसको भी दिखानी चाहिए। वो कमियां कब दिखा रहा है? नवल जी, विजय सिन्हा का डबल एपिक नंबर पकड़ा गया। ठीक है, विजय सिन्हा का गड़बड़ हो, तेजस्वी यादव का गड़बड़ हो, 2-2 एपिक नंबर वाला, सबके नाम लीजिए, सब बताइए। अब आप लोग क्लियर कीजिए, या तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, या आप चाहते हैं कि रिवीजन हो, और अगर रिवीजन होगा तो उसमें सबको सहयोग करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? तो एक स्टैंड लीजिए ना। राहुल जी रोज निकाल रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं, यहां पर गड़बड़ी है, यहां पर गड़बड़ी है, तो वो तो और भी केस मजबूत कर रहे हैं ना कि आप वोटर इंटेंसिव रिवीजन कीजिए जल्दी से लिस्ट का। अगर गड़बड़ियां हैं तो वी वांट अ प्योर वोटिंग लिस्ट। प्योर वोटिंग लिस्ट कैसे आएगा? प्योर वोटिंग लिस्ट शब्द तो राहुल जी ने इस्तेमाल किया है, तो वो भी तो वही चाह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बिल्कुल, हम भी वही चाह रहे हैं, लेकिन हम जो भी सवाल उठाते हैं
चुनाव आयोग अपने साइट पे उसको घेर कर कहता है मिसलीडिंग। ये ठप्पा आपने भी देखा होगा, जब विपक्ष के दल के साथ आप इस तरह का व्यवहार कीजिएगा, जबकि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो चुनाव आयोग को कोई काम नहीं है। चुनाव आयोग का तभी काम है जब पॉलिटिकल पार्टी पूरी को ट्रेन करे और उसमें भाग लेने के लिए प्रचार प्रसार करे, या लोकतंत्र में विश्वास जमाए, तभी हो सकता है। जब हमें पहले ही लगेगा, जब लोगों के मन में पहले ही शंका हो जाएगा, जब राजनीतिक दल जो मुख्य विपक्षी दल है उसको जब लग रहा है कि आप फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं, और इसके कई सारे उदाहरण है। अभी आपने ईवीएम पे बात बताया, आप बताइए कि जिसने किताब लिखा डेमोक्रेसी, अब देखिए 1440 नवल जी हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाया था, महाराष्ट्र में 1440 वीवीपैट को वेरीफाई किया गया और पूरा वो वीवीपैट और जो वोटिंग था वो बिल्कुल सही, जो मिलान किया गया वो पोल पैनल के सामने सही साबित हुआ। उसके बाद से आप लोग ईवीएम से हट गए, अब दूसरे मुद्दे पर आ गए हैं। तो अब ठीक है, उन्होंने किया, अपने वक्त पर किया, अब आप भी अपने वक्त पर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो भ्रम पहुंच रहा है कि चुनाव बॉयकॉट कर देंगे, वहां तक वो मामला है। और मलुक नागर साहब, आप इसका जवाब दीजिए जो वो रेज कर रहे हैं इशू। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी एक लिस्ट दिखाते कि भाई ये देखो गड़बड़ियां हैं, तो फिर चुनाव आयोग तुरंत कहता है ये मिसलीडिंग है। अब बीजेपी वाले भी तो लेके आए हैं रायबरेली वायनाड का, वो मिसलीडिंग है या वो सही है? देखिए, पहले तो ये तय कर लें, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टियां, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, चाहते क्या हैं। अगर ये कहते हैं कि वोटों में गड़बड़ है, 2 जगह 3 जगह वोट बनवाई गई हैं, तो फिर ये SIR का अर्थ समझ ले क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है उसको समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी क्या कर रहा है। 2023 में जो घुसपैठियों को रोकने के लिए अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया, जिसमें BSF को ताकतें दी गई, जिससे देश की बाउंड्री पे जहां पे पुलिस की संख्या, वहां प्रदेश में फोर्स की संख्या कम है, तो वहां पे फोर्स और बढ़ाई जाए, उसका विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने करा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार करा। तो क्या ये चाहते थे कि देश में घुसपैठ हो? एक अंजना जी, मैं सीधी बात कर रहा हूं, जहां कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, संविधान के अनुसार अगर कहीं उन पर दिक्कत है तो हम खड़े हैं उनकी बात को उठाने के लिए। पर अगर बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, दूसरे देशों के मुसलमान हमारे देश में घुसपैठ करके आएंगे और हमारे देश के मुसलमानों का हिस्सा खाएंगे, तो कैसे खाने दें? इनको दिक्कत क्या हो रही है? आज तो RJD के पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता मनोज झा साहब ने कहा है कि बांग्लादेश की तरह हमारे देश में तख्ता पलट हो जाएगा। अरे सोचो क्या कह रहे हो तुम? NDA से डर गए, NDA से हार गए, मोदी से हार गए, और मोदी की खिलाफत करते करते, NDA की खिलाफत करते करते तुम इस जगह पहुंच गए कि देश की खिलाफत करते हो, विदेशों में देश की बदनामी होती है, और तुमने बिल्कुल गिर के वहां तक पहुंच गए। अपने इशू से खुद काट लेते हो। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि SIR गलत है, ये है, फिर वो खुद खड़े होकर क्यों कह रहे हैं ये वोट यहां भी बन गई, यहां भी बन गई, यहां भी बन गई? अरे वही तो SIR का मकसद है, वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और हमारे देश के संविधान के अनुसार अगर हमारे देश के संविधान के अनुसार अगर किसी भी संवैधानिक संस्था, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था हो, अगर वहां कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई केस फाइल करते हैं, कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, बिहार में अभी कोई कंप्लेंट तो शपथ पत्र देना पड़ता है। शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है? क्योंकि देश की गाड़ी कमाई का पैसा वहां खर्च होता है, और अगर वो जांच चालू हो, अगर चुनाव आयोग के किसी भी व्यक्ति ने गलत काम करा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, और अगर झूठी कंप्लेंट करी है तो उसको भी उसकी सजा मिलेगी। उससे भाग गए, जो इशू आता है टच करके, छेड़ के, शुरू करके, उससे फिर बैकआउट कर देते हैं। जहां जा रहे होते हैं हम उसी पर तैयार है बात करने के लिए, फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या चाहते हो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग? पता चल गया, स्टूडियो में बैठने से कोई माइक नहीं रोक सकता तरह से। सुनिए, कह रहे शपथ पत्र तो डालिए। देखिए, मुझे कंप्लेंट तो कीजिए बिहार में। देखिए, शपथ पत्र अब ये आज तक देखते नहीं ना, आज तक देखना चाहिए। आज तक पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा आकर कि इस कंप्लेंट में शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। मलुक भाई के ज्ञान के लिए मैं और बता देता हूं, उन्होंने तो पूरा बाकायदा कोट किया कि 23B 1960 में
जिस तरह का प्रोविजन है उसको इलेक्शन कमीशन गलत कोट कर रहा है। ये इलेक्शन कमिश्नर्स ने आज तक पे कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक देखते नहीं है। टेलीविजन पे बयान दे दे, अरे भाई कल की बात है, कल 5 से 6 बजे के मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप चाहते ही नहीं। देखिए मलूक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये बदतमीजी मत कीजिए भाई। देखिए आपको ये संविधान कोई तरीका नहीं है भाई आप लोगों का। आप संविधान ये क्या कर रहे हैं सर? आप बोलना चाहते हो, ये गलत बात है। स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, पूरे स्टूडियो का ही ऑडियो डाउन करा दूंगी, मेरी भी आवाज नीचे हो जाएगी, मत कीजिए, बोलिए। वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं, ऊपर से स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं। वापस आते हैं, देखिए उन्होंने बकायदा बताया कि कर्नाटक में ना तो इलेक्शन चल रहा है और ना ही किसी तरह का रिवीजन चल रहा है। वहां पर केवल हमने रिसर्च बेस्ड कंप्लेंट है, तो उसमें एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बीजेपी वाले चुप हो गए। मलूक भाई को शायद ज्ञान जो थोड़ा सा लेट आता होगा, बीजेपी वाले एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं, और आज तक देख लिया करें, आज तक अच्छा चैनल है। वापस आता हूं, देखिए मुझे लगता है कि प्रोसेस और टाइमिंग पर सब सवाल उठा रहे हैं अंजना जी। कोई ये नहीं कह रहा कि स्पेशल रिवीजन मत तरीके से किसी ने नहीं लेडीज एंकर हम तो प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग बार बार सिटीजनशिप से जोड़ रहे हैं इस चीज को, जिस तरह से सिटीजनशिप से बार बार जोड़ रहे हैं, भाई इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं है वो। क्या एसआईआर से सिटीजनशिप तय होगी क्या? कुछ भी बोल देते हैं आके स्टूडियो में बैठकर। देश के गृह मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई बांग्लादेशियों को गृह मंत्रालय का काम है, निकाले। 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, 11 साल से केंद्र में काबिज हैं। यहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए केवल एक एंगल देना होता है। मिलान किसने किया वोटर का और वीवीपैट का? वो भी इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के 5 विधानसभा के केस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो फुटेज देने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम वीवीपैट या जो ईवीएम्स हैं उनको हम पहले खाली करेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे। इनको पता कुछ है नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सरकार कानून ले आती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि उसमें पता नहीं 36,000 साल या कितने लगने थे। वो महानुभाव आज कल गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो भाग गए देश छोड़ के। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज सीधी सीधी बात है कि कुछ भी बोलकर चले जाओ टीवी पे। मलूक भाई ने कहा 2003 में टीएमसी ने विरोध किया। अरे महाराज 2003 में तो टीएमसी थी ही नहीं। 2003 में ममता बनर्जी एनडीए की सरकार में रेल मंत्री थी। या स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल के चले जाते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अगर आपको वास्तव में ट्रांसपेरेंसी दिखानी है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन, अरे सुनो ना भाई, रुको यार, इतिहास कुछ पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, चाहे राहुल गांधी ने लगाए हैं और चाहे पीछे पीछे चलते हुए बीजेपी ने लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन को डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भाई जो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे वो गलत हैं, हम इसका ये उत्तर देते हैं। बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे ये गलत हैं, हम इनका उत्तर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन तो बिल में घुसा हुआ है, उसको बचाने के लिए बीजेपी मैदान में आ जाती है। आलोक शर्मा जी, फैक्ट्स के साथ ही तो चुनाव आयोग भी सामने रखेगा। बनारस की तस्वीरें देखिए, बनारस में इतने बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद वहां पर जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि वहां पर दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। ये लेकिन मजाक से ज्यादा क्या कहा जाएगा ये? आप देखिए वहां पर जो परिस्थिति है। ये आपका यूपी कांग्रेस का पोस्ट है। वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जो 28 से 72 साल के बीच है। आज तक की टीम वहां पर गई और उन्होंने देखा है कि वहां पर एक मठ है। यह आचार्य राम कमल दास द्वारा स्थापित राम जानकी मठ मंदिर है। हिंदू मठवासी जीवन की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधु जीवन अपनाता है तो सभी अभिलेखों में पिता के नाम के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज होता है। तो इस तरह के जो केसेस उठा रहे हैं, तब तो ये राहुल जी के लिए कहा जाएगा कि वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अब आपकी पार्टी के लिए कहा जाएगा कि कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कई जगहों पर टेस्ट करना है ना। राहुल जी ने बनारस का विषय नहीं उठाया। एक मिनट सुनिए ना अंजना जी, कांग्रेस ने उठाया है, यूपी कांग्रेस का विषय नहीं उठाया। मैं तो कह रहा हूं बनारस में जो भी हुआ, हाँ सुनिए, मैं फिर कहूंगा बनारस की भी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट फोटो के साथ इलेक्शन कमीशन जारी कर दे। शहजाद जी, चलिए शहजाद जी बोले, शहजाद जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगे हैं आपकी पार्टी पर, अब आपकी बारी है, बोलिए। मेरी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अंजना जी कि मैं जब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा तो प्लीज डिस्टर्बेंस देखिए इंश्योर कीजिए कि ना हो। बस मैं एक के बाद एक जवाब दूंगा। सबसे पहले अभी आलोक जी ने कहा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा है कि ओथ या एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। तो मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने तो 41 बार ईवीएम को बरी किया है। अभी भी क्या कहा अंजना जी उन्होंने, हम ईवीएम पे फिर भी सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम पर नहीं मानना है, पर 2 इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर्ड है उनके वर्जन को ओथ और एफिडेविट पे मान लेना है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता।
वैसे उसने लिखित में जवाब दिया है। पर अगर आपका यह पैमाना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने लगे हुए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब देना चाहिए, तो जो सवाल मैंने सोनिया जी पे उठाया उसका भी जवाब तो सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे। जवाब दिया राहुल या अंजना के शो में अंजना जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अंजना आई वेटेड पेशेंटली फॉर माय टर्न और मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब। आवाज नीचे कीजिए। हाँ। सोनिया जी तो फिर भी राजनीतिक व्यक्ति है, इलेक्शन कमीशन तो चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उनसे अपेक्षा है कि प्रेस वार्ता करे। पर सोनिया जी जिन पर गंभीर आरोप लगे और तारिक अनवर मान रहे, और मैं आपको कांग्रेस का ट्वीट भी दिखा रहा हूं, ये वाला जो 2016 का है, उसके बावजूद सोनिया जी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगी कि उनका नाम 80 में कैसे आ गया इलेक्टोरल रोल पर। अमित मालविया को गालियां बकेंगे यहां पर बैठकर, ठीक है बकिए, हम लोग तो गाली खाने के लिए चाय वाले की पार्टी से। आगे जाता हूं मैं। तीसरी बात इन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कानून है कि अगर सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो कैंडिडेट ने इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है, उसके अलावा किसी भी रूप में सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का द्वारा बनाया गया रूल है। इनको पूछिए हरियाणा में कितने कैंडिडेट ने डाले हैं पिटीशन हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट ने रिफ्यूज किया है क्या? और कुमारी सैलजा ने तो हरियाणा में बोला कि हम लोग तो हुड्डा जी की वजह से आ रहे। आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कोट करके बताना चाहता हूं। जब पिटिशनर ने कहा मास एक्सक्लूजन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कहां है करोड़ों लोग जो एक्सक्लूड हो गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत ने कहा इलेक्टोरल रोल स्टैटिक नहीं हो सकते, उनका रिवीजन होना अनिवार्य है। उल्टा इस बार जो एसआईआर हो रही है ये वोटर फ्रेंडली है ना कि एक्सक्लूजनरी, क्योंकि इसमें 11 डॉक्यूमेंट है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आखिरी बात अंजना जी, ये सारी लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए हो रही ना, डेमोक्रेसी बचाओ के लिए। ये राजन्ना को कौन से डेमोक्रेसी में बचा रहे थे? एक एसटी नेता बताता है कि भाई हमारे अधिकारियों ने गड़बड़ की होगी, अगर होगी तो राहुल गांधी का फतवा आ गया कि इस एसटी नेता को निकालो पद से। रेजिग्नेशन नहीं, ये शशि थरूर के डेमोक्रेटिक राइट का क्या हुआ भाई? ये मनीष तिवारी के डेमोक्रेटिक राइट का। और संजय झा, अंजना जी 1-2 साल पहले संजय झा आते थे आपके डिबेट में, याद है ना? अभी तक सस्पेंडेड है। क्यों? उन्होंने एक लेख लिखा तो सस्पेंड कर दिया गया। 14 पत्रकार बॉयकॉट हो गए। ये डेमोक्रेसी का पार्ट पढ़ा रहे, मतलब शैतान कुरान और गीता का पार्ट पढ़ा है। आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप जवाब दीजिए तमाम बातों का। सोनिया गांधी जी पर भी एक जवाब बनता है। एक बात दिखाइए जो पूरा डेटा है। आलोक जी, हमेशा ये कहकर बात नहीं टाली जा सकती कि बात पुरानी है इसलिए हटा दो। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनिया गांधी जी की, उस पर भी जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, राजन्ना साहब आपके कैबिनेट मंत्री थे भाई कर्नाटक में। अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान को बचाना है, सब लकीर खत्म हो जाती है जैसे ही बात आती है कि आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके राहुल जी के खिलाफ तो नहीं बोल दिया किसी ने। दोनों का स्पष्ट जवाब दीजिए। और राजीव कुमार के बारे में आप कह रहे थे सर, पीटीआई की खबर आई है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि पीटीआई की खबर के मुताबिक राजीव कुमार जी जो फॉर्मर सीईसी थे वो यहीं इंडिया में है। चलिए अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया में, हम तो उनकी भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धनखड़ जी की भी करते हैं, वो भी गायब हैं आजकल, फिर भी हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। रोज लोकतंत्र की हत्या करते थे, अब बिल में घुस के बैठ गए धनखड़ जी। खैर आज का वो विषय नहीं। देखिए राजन्ना जी की बात आपने की। राजन्ना एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि कोई भी सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, इलेक्शन कमीशन बनाता है। अगर अधिकारियों ने गलत की तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी के नाम को हटा सकती है, डिलीट कर सकती है, ऐड कर सकती है? जिस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको स्वयं सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। किसी प्रभाव में आकर प्रेरित होकर तो नहीं कह रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा। दूसरा मैं कहूंगा सोनिया जी के माध्यम से कि भाई आपने कहा वो फोटो दिख रही है, अरे भाई किस किस ने क्या क्या किया। मोदी जी तो अपना कमल का फूल लेकर वहां पर वोटर लिस्ट वोट डालने पहुंच जाते हैं। क्या कमल का फूल लेकर वोट डालने जा सकते हैं क्या गांधीनगर में? पूरा रोड शो करके वो पोलिंग बूथ तक जाते हैं जब इलेक्शन कमीशन सोता रहता है क्या? अब ये 4 फोटो लेकर मैं बैठ जाऊं यहां पर, फिर इन पे आप अंजना जी कहेंगे अब बीजेपी जवाब दे। ये विषय नहीं है, डेविएट डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि जो एसआईआर हो रहा है उसकी टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर गंभीर सवाल है। और अगर सवाल नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एंटरटेन क्यों कर रहा है? इतनी पेटिशन एक्सेप्ट क्यों हो गई? सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन जो है सुनिए, कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बिहार इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। इफ पीपल इन बिहार डू नॉट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, अदर स्टेट्स वुड ऑल्सो नॉट हैव। क्या आज अगर बिहार में ये दिक्कत आ रही है तो बाकी राज्यों में भी दिक्कत आएगी? ये आज के ऑब्जर्वेशन से 10 के 10।
आप सुप्रीम कोर्ट को कम से कम let him गलत कोर्ट complete, मत let him कीजिए। complete. अब बात आती है कि टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर जो सवाल हैं उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लोग आज भी इलेक्शन कमीशन को बचाना चाहते हैं, जरूर इलेक्शन कमीशन ने उनको मिठाई खिलाई है। और यही हमारा आरोप है कि ये केंद्र में भी और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चोरी करके सरकार बनाकर जीत कर जाती है। चलिए शिजा जी जवाब दीजिए। अंजना जी, जो अभी इन्होंने ऑब्जर्वेशन कोट किया, और पूरी बात सुनना आलोक जी, कपिल सिब्बल ने कहा कि मैक्सिमम बिहार में लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो इसके रिवर्ट में जस्टिस कांत ने बोला कि आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि बिहार के ज्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका एप्रिहेंशन है, रियलिटी है। आलोक जी, इतना सेल्फ गोल मत कीजिए। आपने जो ऑब्जर्वेशन कोट किया वो आपके खिलाफ है, आपके साथ नहीं है। जरा पढ़ लिख कर तो आया करो। आलोक जी कहां रहते हैं? धनखड़ सर, बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना प्लीज मेक श्योर, अंजना प्लीज मेक श्योर, अंजना प्लीज मेक श्योर कि ये फेयरली हो। आलोक जी बीच में मत बोलिए, अब आवाज नीचे कर दूंगी, फिर क्या होगा? फिर आवाज नीचे हो जाएगी। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अंजना जी, आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा संजय जी देखते ना कोर्ट को। संजय शर्मा को कर लो ना पैच, और कर लो दूध का दूध पानी का पानी इस कोर्ट पे। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। दूसरी बात, राजन्ना जी को नहीं पता कि बीएलओ, सर बीएलओ कहां से आते हैं? इलेक्शन कमीशन क्या मार्स से लेकर आता है, जुपिटर से लेकर आता है, इटली से लेकर आता है? ये बीएलओ एसडीएम डीएम होते हैं। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो सुनिए आपके फेवरेट नेता, पीडीए के बहुत बड़े नेता, सुनिए। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन पे कार्रवाई करने के बदले अंजना जी, इन्होंने तो एसटी नेता पे कार्रवाई कर दी। एक आदिवासी समाज का व्यक्ति टॉलरेट नहीं। और आखिरी बात अंजना जी, मैं माफी चाहता हूं, धनखड़ जी के विषय में जो बोला है, एक किसान पुत्र, एक ओबीसी समाज से आने वाले राजस्थान के गौरव की बिल में छुप कर बैठा है। यह आलोक जी की पार्टी ने जो टिप्पणी की है, क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की टिप्पणी से अपने आप को जोड़ती है? तो बता दे, क्योंकि इन्होंने बार बार आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको बोरिंग कहा, उनको डीवल मानसिकता का कहा, इन्होंने कोविंद जी को कोविड कहा, इन्होंने प्रधानमंत्री को तू चाय बेच, नीच, हरामी, ये सारी बातें कही है। और आज जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट को और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को गाली दी है, मैं इसका खंडन करता हूं, इसका खंडन करता हूं। और ये आलोक शर्मा की मानसिकता को दर्शाता है। आज का जो विषय उस पर नहीं रह रहे हैं। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं छुप कर बैठे बिल में? अरे भाई अंजना जी, क्या एक ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति के बारे में ठीक है बात? कह रहा हूं बिल में घुसे हुए हैं वो। मैं अंजना जी प्ले कर लीजिए पूरा बयान, अपनी बात को। मैं बयान प्ले करने वाला नहीं हूं। एक व्यक्ति गायब हो गया, एक इस्तीफा आधा घंटे में, कौन सा डर था? क्या कोई करप्शन के केसेस निकाल लिए थे? अंजना जी, क्या आप तय करें मॉडल पे फाइलें निकाली जिस प्रकार की भाषा उन्होंने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोली, एक व्यक्ति किसी के लिए भी ऐसी भाषा वो अपना पक्ष तो रखे कम से कम। अरे वो मुझे लगता है आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। वापस आते हैं टॉपिक पर, वापस टॉपिक पर आते हैं। बना दीजिए, उसको ट्राइबल बना दीजिए, ये गलत बात है। मैं फिर कहता हूं कि आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर रहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे एस्टेब्लिश हो? अगर बीएलओ राज्य सरकार के हैं तो रायबरेली का एग्जांपल देते हुए थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही आप लोगों को? अरे आप किसके हैं फिर बीएलओ? फिर आप ही की राज्य सरकार के हैं। फिर आप 7 साल से उत्तर प्रदेश में पकौड़े चल रहे हैं। क्या बीएलओ वोट जल्दी से कर सकता है? अगर देखिए, आलोक जी ने अभी धनखड़ साहब के लिए बिल में घुस जा, रोज ये करता था, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये चुनाव में उनको हरवाना चाहते थे, पिछड़े दलितों के खिलाफ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनको इन्होंने 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। राजेश पायलट को पिछड़े समाज से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट को आगे रख के इन्होंने चुनाव जीता राजस्थान का, उसके साथ धोखा करा, उसको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये पिछड़ों के दलितों के खिलाफ है। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं जब मैं प्रधानमंत्री की इजाजत देता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए।